नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि मेरे इस चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए बल्कि उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। और आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं, असदुद्दीन ओवैसी। उत्तर प्रदेश चुनावों में एक रहस्य। उनके आलोचक कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। उनके आलोचक यह भी कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट्स को बांटना चाहते हैं। उनके आलोचक यह भी कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे हैं ताकि माहौल बिगड़े और उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिले। मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी आज की तारीख में ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो अखिलेश यादव, कांग्रेस, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आईना दिखा रहे हैं। मैं एक एक करके आपके सामने तमाम तस्वीर पेश करने वाला हूं इस शख्सियत के बारे में और उत्तर प्रदेश में उनकी क्या भूमिका होने वाली है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा मुरादाबाद में उनकी रैली का। मैंने उनके भाषण सुना और मेरा ध्यान कुछ चीजों की तरफ गया। सबसे पहले आप सुनिए उनके भाषण का यह हिस्सा। वो 1980 की एक घटना की याद दिलाते हैं जहां ईदगाह के मैदान में हुई फायरिंग में बकौल ओवैसी 300 मुसलमान मारे गए थे। और वो ये कहते हैं कि अगर आप अपने इतिहास को भूल जाओगे तो आपका भविष्य भी उसी गर्त में घुस जाएगा। आज मेरा एक सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी इतिहास की एक हिंसक घटना को आखिर क्यों याद दिला रहे हैं? इसका मकसद क्या है? आखिर क्यों इतिहास के काले अध्याय को वो पीछे नहीं छोड़ना चाहते और चाहते हैं कि मुसलमान उसे याद रखे? मैं पहले चाहूंगा कि आप उनके इस पूरे बयान को सुने और फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। क्या तुमको याद है कि 13 अगस्त 1980 ईद का दिन ईदगाह में पुलिस की फायरिंग हुई थी मुरादाबाद में? कितने लोग मारे गए? 300 मुसलमान मारे गए थे। 300 मुसलमान मारे गए थे। यानी अंग्रेजों के जमाने में जनरल डायर ने किया था तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने 1980 13 अगस्त को 300 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वाकये को इसलिए याद दिला रहा हूं कि नौजवानों को अपनी तारीख याद रखना है। अगर तुम तारीख भूल जाओगे तो तारीख दोहराएगी, याद रखो। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। जो कौम तारीख को भूल जाती है तो तारीख उसको दोहराई जाती है कि देखो ऐसा हुआ है और होगा। तो इसीलिए बताने का मकसद ये है कि उस वक्त भी जब ये वाकया हुआ था 13 अगस्त 1980 का, उस वक्त भी अखबारों में लिख दिया गया, बड़े बड़े अखबारात में, कि मुसलमानों ने पत्थर फेंके। अगर असदुद्दीन ओवैसी का यह तर्क सही है कि हम अपना इतिहास नहीं भूल सकते, तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी रामलला पर जो गोलियां चलाई गई थी, अगर उसके नाम पर वोट हासिल करती है तो कौन सा गलत करती है? भारतीय जनता पार्टी अगर इतिहास में हुई घटनाओं का बार बार जिक्र करके वो वोट हासिल कर रही है तो क्या गलत कर रही है? तो फिर क्या फर्क हुआ भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी के बीच में? क्योंकि बीजेपी तो एक कदम आगे है ना। वो तो मुगलों को भी याद रखती है कि मुगलों ने किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया, जबरन धर्म परिवर्तन कराया, सिखों पर अत्याचार किया, क्योंकि बीजेपी तो वहां पहुंच जाती है। मैं यह समझना चाहता हूं कि अगर कोई घटना हम में तनाव पैदा कर रही है, कड़वाहट पैदा कर रही है, उस घटना को दोबारा लाने का क्या मकसद है? उस जख्म को कुरेदने का क्या मतलब है? यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं ओवैसी साहब। आगे सुनिए। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो हमें याद दिला रहे थे अल्ताफ की घटना की। और जैसे कि आप जानते हैं कि कासगंज में 21 साल के अल्ताफ को पुलिस ले जाती है और लौटती है उसकी लाश। पुलिस एक वाहियात तर्क देती है कि अल्ताफ ने नल की टोटी में अपने जैकेट से निकले नाड़े को बांधकर फांसी लगा ली। बहुत ही वाहियात तर्क। और आप जानते हैं दोस्तों, उस मुद्दे पर मैंने एक नहीं दो कार्यक्रम किए हैं, मुद्दा उठाया है। और मैं ये मानता हूं कि अल्ताफ को इतनी आसानी से उत्तर प्रदेश पुलिस ने टारगेट इसलिए भी किया क्योंकि वो मुसलमान है। और जैसे कि आप जानते हैं आदित्यनाथ की सरकार में मुसलमानों को टारगेट करना कितना आसान है। मगर उससे बड़ा है वो इंसानियत का मुद्दा। मैं चाहूंगा कि आप सुने ओवैसी क्या कह रहे हैं। ओवैसी कहते हैं कि अगर अल्ताफ की घटना से आपके दिल में दर्द ना हुआ तो आप मुसलमान ही नहीं है। मैं चाहूंगा पहले आप उनका यह बयान सुनिए। क्या यह बयान भड़काऊ है?
क्या यह बयान जो है वो भावनाओं के साथ खेलना है? मैं ये निष्कर्ष आप पर छोड़ता हूं, मगर मैं अपनी जो उस पर व्याख्या है बाद में करूंगा। सुनिए ओवैसी साहब को। वो आपका बेटा है मेरे भाई, वो आपका भाई है, वो आपका बेटा है, आपका भाई है। अगर तुम मुरादाबाद में बैठकर ये समझ रहे हो कि नहीं नहीं कासगंज में हुआ, मुझे उससे क्या करना है, अगर तुम उस बच्चे के गम को अपने सीनों में महसूस नहीं करोगे तो मुझे शक होगा तुम्हारे मुसलमान होने का। तुमको उसका दर्द महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कौन है? मोमिन वो है अगर किसी के पैर के तलवे में अगर कीड़ा लगता है तो मोमिन वो है जो अपने सीने में उसकी तकलीफ को महसूस करे। ओवैसी साहब, अगर आप ये कहते ना कि अल्ताफ की घटना से अगर तुम्हारे अंदर दर्द पैदा नहीं हुआ तो तुम इंसान नहीं हो, अगर आप ये कहते ना तो मैं खुद उसकी तालियां बजाता, उस पे तालियां बजाता आपके उस भाषण पर। मगर आपने उससे मुसलमान तक सीमित रख दिया, जिससे यह पता चल जाता है, कम से कम जो आपके 2 बयान अभी अभी मैंने अपने दर्शकों को सुनाए हैं, कि आपका मकसद बहुत साफ है, किसी भी कीमत पर मुस्लिम वोट को हासिल करना, उसकी भावनाओं के साथ खेलकर या ऐसे बयान देकर जिससे उसकी भावनाएं जागृत हों। और आपको कुछ और चीजों पर गौर करना पड़ेगा। गौर कीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपना चुनावी अभियान कहां से शुरू किया था? असदुद्दीन ओवैसी ने अपना चुनावी अभियान अयोध्या से शुरू किया था। और सबसे दिलचस्प बात यह कि जब उन्होंने अपना चुनावी अभियान शुरू किया था तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो झंडों पे, बैनरों पर अयोध्या नहीं लिखा था, फैजाबाद लिखा था। आप जानते हैं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। फैजाबाद नाम की अब कोई चीज नहीं है, ना फैजाबाद जिला है ना कोई शहर है, जिला अयोध्या है। ऐसे में मेरा प्रश्न यहां पर कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं या उनकी पॉलिटिकल पार्टी उसे फैजाबाद क्यों बुलाना चाहती? हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था नहीं साहब गलती हो गई होगी, ओवैसी साहब ने खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। दूसरी बात, अलीगढ़ में दोस्तों एक गांव से दलितों की बारात गुजरती है। इनके पार्टी का एक नेता नाजिम अली उस बारात को रोक देता है, जाने नहीं देता और कहता है कि साहब मस्जिद के सामने से दलितों की बारात नहीं जाएगी, मस्जिद में सिर्फ नमाज अता होगी। मैं यह समझना चाहता हूं कि ओवैसी की पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी पिछले चुनावों में, मगर उनके पार्टी का नेता खुलेआम इस तरह के भड़काऊ हरकतें कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज तक इस मुद्दे की आलोचना क्यों नहीं की? क्या दलितों को अधिकार नहीं है कि वो अपनी बारात निकाल सकें? आखिर उनका नेता इस तरह से अलीगढ़ के उस गांव में हालात को क्यों भड़का रहा है? क्या आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी को इसकी आलोचना करते सुना? नहीं सुना। तो ये तमाम घटनाएं बता रही हैं कि ओवैसी का किरदार यहां पर बहुत रहस्यमय बना हुआ है। मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, मैं आज तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हूं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम हैं या नहीं हैं। यह निष्कर्ष आपको निकालना है। और इसी भाषण में ओवैसी का वो दर्द भी झलका, मगर वो बात उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कही। उन्होंने कहा कि जब मैं मुसलमान का मुद्दा उठाता हूं तो मुझे बी टीम बता दिया जाता है, मुझसे कहा जाता है कि मैं वोट्स बांट रहा हूं। मगर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस तो वो मुद्दे ही नहीं उठाती। क्या कह रहे हो वैसे आप खुद सुनिए। और तुमको मौका इसलिए मिल रहा है कि जब मुसलमान के घर को तोड़ा जाता है तो ना अखिलेश बोलेंगे, ना कांग्रेस बोलेगी, ना बीएसपी बोलेंगी, सब खामोश बैठे रहेंगे। और अगर कोई एहतजाज बुलंद करता है, कोई सच्चाई का बयान करता है तो उससे कहा जाता है ये मुसलमानों के वोट काटने आया, ये बी टीम है, ये फला है। बोलो ना तुम भी। मैं कह रहा हूं कि जो गोरखपुर में हुआ वो पाकिस्तान का झंडा नहीं था, वो एक मजहबी झंडा हम लगाते। मिलाद का जुलूस निकलता, हरा झंडा रहता है, तो क्या पाकिस्तान का झंडा है? पाकिस्तान का झंडा भी नहीं जानते, मगर नफरत फैला दी गई। मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, यह बात मैं भी महसूस करता हूं कि जब मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज सामने आने में कतराती हैं। ओवैसी की राजनीति स्पष्ट है, उनकी कोशिश हिंदू वोट्स हासिल करने की नहीं है। मगर समाजवादी पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं, वो जानती हैं कि अगर वो
मुसलमान वाले मुद्दे को ज्यादा तूल देंगे तो समाज में ध्रुवीकरण पैदा होगा। ध्रुवीकरण पैदा होगा तो आप जानते हैं फायदा किसको होने वाला है, क्योंकि राज्य के अंदर अगर 20% या 15% मुसलमान हैं तो 85% हिंदू हैं या 80% हिंदू हैं। और ऐसी किसी भी सूरत में जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी राजनीति करती है, तो फायदा तो बीजेपी को होगा। तो यहां पर समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टियों का धर्म संकट समझा जा सकता है। मगर जैसे कि मैंने कार्यक्रम में कहा कि ओवैसी कुछ अहम मुद्दे जरूर उठा रहे हैं। मसलन जिन्ना को लेकर विवाद हुआ। अखिलेश ने अपने एक भाषण में जिन्ना का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनके भाषण को तोड़ मरोड़कर पेश किया कि अखिलेश जो हैं स्वतंत्रता संग्राम में जिन्ना के योगदान की बात कर रहे हैं। ओवैसी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही दोस्तों। वो कह रहे हैं कि सच तो यह है कि इस देश का बंटवारा जिन्ना और कांग्रेस की वजह से हुआ और दोष मढ़ा जाता है मुसलमानों के ऊपर। हम मुसलमानों ने, बकौल ओवैसी, मुसलमानों ने तो अपनी जमीन को चुन लिया, अपने देश को चुन लिया, फिर आप मुसलमानों पर इसका दोष क्यों मढ़ते हैं? क्या कह रहे हो वैसे, आप खुद सुनिए। कहा जाता है भारत के मुसलमानों से कि पाकिस्तान बना तो हमारी वजह से बना। मैं चैलेंज करता हूं संघ परिवार के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, या फिर ये समाजवादी पार्टी के जो लोग तारीख को नहीं पढ़ते, भारत का अगर बंटवारा हुआ तो मुसलमानों की वजह से नहीं, भारत का बंटवारा हुआ तो जिना की वजह से हुआ। उस वक्त मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार नहीं था, वही मुसलमान वोट डाल सकता था जो सरमायादार था या नवाब था या उसके पास इतनी जमीन थी या उसके पास कोई डिग्री थी। मुसलमानों को इल्जाम खड़ा करना भारत के दो टुकड़े का ये सरा है, ये मुसलमानों पर इल्जाम है और मैं इस इल्जाम को नहीं मानता। भारत के अगर दो टुकड़े हुए तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, उसके जिम्मेदार वो तमाम उस वक्त के कायदीन है, हम जिम्मेदार नहीं है। हमने कभी पाकिस्तान को नहीं माना, अरे हम तो भारत को अपना देश मानते आए हैं और मानते रहेंगे। अरे अगर हमारी वफादारियों पर कोई शक करता है तो प्यारे आ जाओ, हमारे कब्रिस्तान आज भी इस बात के गवाह हैं कि हम सीना तान कर भारत की जमीन में सो रहे हैं और जब सुबह कयामत तक सोते रहेंगे और जब हशर का मैदान होगा तो इन्हीं कब्रों से मुड़कर इंशाअल्लाह ताला हशर के मैदान में जाएंगे। मुझे ओवैसी की एक और बात बहुत दिलचस्प लगी। वो कहते हैं कि आखिर ये तमाम राजनीतिक दल जिना को क्यों याद करते हैं, अशफाकुल्लाह को क्यों नहीं याद करते, उन तमाम मुस्लिम नेताओं को स्वतंत्रता संग्राम में, उन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स को क्यों नहीं याद करते जो अंग्रेजों से डरे नहीं, जो खुशी से फंदे को चूमकर फांसी पर चढ़ गए। उनको क्यों नहीं याद किया जाता, जिना को क्यों याद किया जा रहा है? क्या कह रहे हो वैसे, आप खुद सुनिए। और फांसी के फंदे को मुस्कुरा कर झूम लिया। अल्लामा फजल खैराबादी ने सावरकर की तरह अंग्रेजों से अपनी जान की भीख नहीं मांगी। अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा था कि हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका, मैं फांसी के फंदे को कबूल कर लूंगा मगर अंग्रेजों से अपनी माफीनामे का हक नहीं लिखूंगा। शहीद अशफाकुल्लाह हमारे हीरो है, मगर ये लोग इनको भूल गए। जीना जीना तरफ इधर समाजवादी जीना, उनके साथी भी जीना और बीजेपी को मौका मिल गया वो भी जीना। अरे आरएसएस वालों, तुम ये तो बता दो कि तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में? बताओ तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में? क्या ये बात सच नहीं है आरएसएस वालों कि तुम्हारा आरएसएस का लीडर ने कहा कि मत लो पंगा अंग्रेजों से, मत लो पंगा अंग्रेजों से, किताब में लिखा हुआ है कि आरएसएस के लोगों ने ये नहीं कहा था कि मत लो पंगा अंग्रेजों। दिलचस्प बात यह है कि अपने भाषण में उन्होंने जिना के लिए काफी वक्त निकाला,
मगर अपने भाषण में वो आखिर कह गए कि ये जिना आखिर कहां से आ गए। सुनिए। कहां से आ गया मुझे समझ में नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गए, ये से पैदा हो गया उनको नहीं मालूम। इस जिन को तो हमने भगा दिया पाकिस्तान को के बजाओ तुम, हम नहीं जाएंगे, ये भारत आजाद मेरी की सरजमीन है, हम यहां पर रहेंगे, हम भारत को छोड़ के नहीं जाएंगे। मगर बोले जा रहे जिना की बात अगर करके समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक फैसला ले लिया है, जिन्ना की हमारे पास ना कभी अहमियत थी ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हर राजनेताओं को यह अधिकार है कि वो राजनीति करे, वो वोट्स हासिल करे, वो चुनाव जीते, हर किसी को यह अधिकार है। जो अधिकार आपके पास नहीं है कि आप जनता को भड़काएं, आप नफरती सियासत करें, आप पर्दे के पीछे एक ऐसी डील करें जिससे आपके मंसूबों पर शक हो। मैं फिर दोहरा दूं, ऐसे कोई प्रमाण नहीं है इस वक्त, प्रत्यक्ष प्रमाण, कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। मगर हकीकत यह है कि उनका किरदार इन चुनावों में बहुत रहस्यमय और दिलचस्प बनता जा रहा है। आप ये जानते हैं कि बिहार चुनावों में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीत ली थी और जो महागठबंधन था उसकी लगभग उन्होंने कमर तोड़ दी थी सीमांचल के इलाकों में, क्योंकि सीमांचल के इलाकों में उम्मीद नहीं की थी तेजस्वी यादव ने कि ओवैसी को इस कदर सफलता मिलेगी। यही डर कुछ हद तक अखिलेश यादव को सता रहा है कि जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं कहीं वहां पर ओवैसी को ना फायदा हो जाए। मगर सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अयोध्या जैसी जगह पर आखिर जाने की क्या जरूरत है ओवैसी को, जहां पर मुस्लिम वोट्स कोई मायने नहीं रखते हैं। तो इससे सियासत बहुत दिलचस्प हो जाती है। और आप खुद देख रहे होंगे दोस्तों, ओवैसी जब भी जाते हैं उत्तर प्रदेश में, मीडिया जबरदस्त कवरेज देता है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उस पर प्रतिक्रिया भी देते हैं, उनको तरजीह देते हैं। कई ऐसे डिबेट्स हुए, मसलन मुझे याद है मैं आज तक पर डिबेट देख रहा था, एक तरफ ओवैसी खड़े थे, एक तरफ बीजेपी का एक नेता, और उनके पीछे हिंदू धर्म और इस्लाम जो है उसके धार्मिक चिन्हों के प्रतीक थे। आज तक से मैं पूछना चाहता हूं कि यह तो पॉलिटिकल डिबेट था ना, फिर आपने ओवैसी साहब के पीछे इस्लाम का धार्मिक प्रतीक और उस बीजेपी नेता के पीछे हिंदू धर्म का प्रतीक ओम क्यों लगा दिया? इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है और गोदी मीडिया जो है वो किस तरह का खेल खेल रही है। इस शो में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।